Hello and good evening. I welcome you all to the Alpha ES Academy Raftar Weekly Current Affairs series, and in this series we shall be covering the current affairs for a whole week in a detailed manner from prelims as well as mains point of view, and we shall be covering in this particular video from 4th to 11th of April. Let's begin. The first news is about the development and economic cooperation is high on India-Nepal meet. What has happened is that the Indian Prime Minister has met the Prime Minister of Nepal. In fact, the Prime Minister of Nepal visited India. अब वेरियस चीज़ों पे वर्क किया उन्होंने. देखो, कभी भी जब दो देशों के बीच में रिलेशन होता है या बायलैटरल रिलेशन होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में होता है. तो ये कुछ पॉइंट हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं. कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने दे लॉन्च अ 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकिंग जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल. देन पावर, इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट पे उन्होंने एक पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाई है जिसको सूलो कॉरिडोर बोला है. 90 किलोमीटर की है, ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सूलो कॉरिडोर अगर कहीं दिखे आपको तो इंडिया नेपाल है. इंडिया ने नेपाल को क्रेडिट दिया और उन्होंने ये बनाई. देन फिनेंशियल, इनफैक्ट नेपाल में जो है रुपए कार्ड जो है आप लोग देखते हैं ना, जो हमारा रुपए पेमेंट गेटवे जैसे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, वैसे ही हमारा इंडिया का रुपए है. तो जो रुपए कार्ड है नेपाल में वो लॉन्च किया गया. इनफैक्ट नेपाल इज़ द 4th कंट्री आफ्टर भूटान, सिंगापुर एंड यूएई वेयर रुपए इज़ लाइफ. तो रुपए कार्ड आपका भूटान, सिंगापुर, यूएई एंड नेपाल में चलता है. कल्चरल टाइज तो हमेशा रहे ही है. आपको पता है ये रोटी बेटी का रिश्ता है हम लोगों का नेपालीस लोगों से. इंडिया हैज़ साइंड द 3 सिस्टर एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग काठमांडू वाराणसी. ट्विन सिटीज़ कौन कौन सी होंगी उसमें? काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी एंड बोधगया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बुद्धिज़्म, एंड जनकनगर एंड अयोध्या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदुइज्म. देन डिस्प्यूट्स. अब कुछ पिछले साल इनफैक्ट 2020 में नेपाल ने जो है अपना जो मैप कॉन्स्टिट्यूशन में शो किया गया उसमें उन्होंने काला पानी को अपना रीजन दिखाया ना. काला पानी कहाँ पे? दिस इज़ द उत्तराखंड, दिस इज़ नेपाल. इंडिया, नेपाल और चाइना के 3 ट्रांजेक्शन हैं. एक यहाँ 2 ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, एक थोड़ा इधर पे है. तो ये आपका काला पानी है. तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो बोलते हैं, जो एक सुगाली ट्रीटी हुई थी, सुगाली ट्रीटी 1816 में हुई थी. इट वॉज बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया. एंड what was then done there is that the Kali River was identified at the Nepal boundary with India. बट नेपाल क्या बोलता है कि ये जो इंडिया काली रिवर मानता है वो असली नहीं है, जो थोड़ी सी एक रिवर और इधर बहती है वो असली काली रिवर है और यहाँ तक हमारा एरिया है. लेकिन इंडिया इसको रिजेक्ट करता है. फिर एमिकेबली वो डिस्प्यूट जो है सॉल्व किया गया और अभी जो है थोड़ी शांति है. नाउ द सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज इज लद्दाख टू बी रैशनलाइज्ड. कुछ नहीं है इसमें, हमें चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना है. लद्दाख में है. फौना वहाँ कैसे पाया जाता है? वहाँ पे वाइल्ड लाइफ घोड़ा, ब्लैक नेक क्रेन पाई जाती है. लेक्स जो हैं चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सोमरोरी, पेंगोंग सो एंड सोकर. ठीक है, ये सारे सेलाइन लेक्स हैं, याद रखना. ठीक है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स पे हैं वर्ल्ड के ये सारे लेक. ठीक है. फिर वहाँ पे काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एक हेमिज नेशनल पार्क है, काराकोरम उसके नॉर्थ में है. एंड यहाँ पे एक आपका, अगर आप मेरा पेन देख पा रहे हैं तो दिसोई नेशनल पार्क है. तो ये सारे आपको लद्दाख में ही मिलेंगे. और फौना जानवर वहाँ पे आपको टिबेटन एंटीलोप, चीरो जिसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब होता क्या है कि ये सब एरियाज़ बड़े इकोलॉजिकली बड़ी सेंसिटिव हैं. तो जब ITBP, इंडियो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, या BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जब भी यहाँ रोड बनानी होती है तो उनको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से दे हैव टू टेक द परमिशन. इनफैक्ट दी काराकोरम, जो काराकोरम, अब नुब्रा और श्योक दोनों वहाँ रिवर है. ठीक है. एंड चांगथांग आर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड होम टू रेयर फ्लोरा एंड फौना. मैं आपको बताया ना कि वहाँ पे टिप्टियन एंटीलोप जो है चीरू पाई जाता है. ठीक है. तो ये तो थी बात इसकी. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट मिशन इनोवेशन. नाउ मिशन इनोवेशन क्या है कि इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव कैटलाइजिंग अ डिकेड ऑफ एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन टू मेक क्लीन एनर्जी. जो इतने सालों से हमने रिसर्च की, डेवलपमेंट की, डेमोन्स्ट्रेशन करी क्लीन एनर्जी बनाने के लिए, अब उसको यूज़ करने का समय आ चुका है. तो वो मिशन इनोवेशन है. मिशन इनोवेशन के अंडर अभी एक इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन लॉन्च किया गया है. नाउ इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन इज़ नथिंग बट टू रिप्लेस 10% ऑफ फॉसिल वेस्ट फ्यूल्स, chemicals and materials with
बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स बाय 2030, मतलब 10% जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव से 2030 तक हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, अब मिशन इनोवेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 22 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मिशन इनोवेशन। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट the Supreme Court has said that to center that consider having NGT, that is National Green Tribunal benches in every state. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बेंचेस को इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है क्योंकि उन्होंने ये बोला कि इट विल एनकरेज पीपल टू टेक अप इन्वायरमेंटल इश्यूज़, लोग जो हैं जुड़ेंगे उससे ज़्यादा, एंड ऑल्सो इट विल अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। भाई मेरे अभी क्या है कि एनजीटी की बेंचेस जो हैं 5 ही जगह हैं, प्रिंसिपल बेंच उनकी दिल्ली में है, ठीक है, एंड अदर प्लेसेस आर भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। हियर आर दीज आर द 5 प्लेसेस वेयर द बेंचेस ऑफ एनजीटी इज। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब एनजीटी की हर स्टेट में एक बेंच हो जाएगी तो पीपल जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा पहुंच पाएंगे। उनका जो एक्सेस है जस्टिस को, जस्टिस मिले ना मिले वो अलग बात है, बट जो एक्सेस है भाई जस्टिस के लिए हमें कोर्ट्स तो चाहिए ना, तो वो इम्प्रूव होगा। अब एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये एक्ट से बनाई गई। उस एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब ये पूरी जुडिशियल बॉडी नहीं है। यहाँ पे जैसे एविडेंस एक्ट हो गया या सीआरपीसी होगी, सीपीसी काम नहीं करती। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, वो हम आपको एक दिन अपनी नो योर लॉ सीरीज़ में ज़रूर बताएंगे। इसका जुरिस्डिक्शन है, ये सारे एक्ट्स के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंदर नहीं आता है, ये हमेशा आप लोग याद रखना। इसको स्टार मार्क कर लो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनजीटी की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते हैं। जो और एक्ट्स हैं वो हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. Now we'll see the next news. It is about the bill. The bill is known as the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Act 2022. इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है सेंटर ये बिल लेके आई है इसलिए कि जो फंडिंग आ रही है, अगर कोई भी फंडिंग आ रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, तो उस फंडिंग को हम बैन करते हैं। और अगर कोई भी ऐसे लोग जो इस फंडिंग में इन्वॉल्व पाए गए, उनकी एसेट जो है फ्रीज कर दी जाएंगी एंड उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्स को अटैच कर दिया जाएगा। तो ये बिल लाए गए। अब मेजर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं हम लोग अराउंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 2 टाइप से होते हैं, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। पहले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, एनपीटी, सबको पता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके लिए एनपीटी 1968-70 की। देन वेपन्स, केमिकल वेपन्स के लिए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है 93-97 का। देन बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन है 1971-75 का। देन कन्वेंशनल वेपन्स के लिए ये तो हम लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देन कन्वेंशनल वेपन्स के लिए जो मतलब इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कन्वेंशनल वेपन्स यूज़ होते हैं, एंटी पर्सनल माइंस एक्ट है, एंटी पर्सनल माइंस कन्वेंशन है ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ एंटी पर्सनल माइंस, इसको ओटावा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। देन क्लस्टर म्यूनिशन, छोटे छोटे होते हैं, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन ऑल्सो नोज एज ऑस्लो कन्वेंशन। देन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट है 2005 का। देन कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स 1980-83। तो इस टाइप से ये कन्वेंशन है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग एक बार देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दी पंजाब एंड हरियाणा डिस्प्यूट रिगार्डिंग दी सतलुज यमुना लिंकिंग कैनाल। अब क्या है, देखिए पहले आप मैप देखिए, ये आपकी सतलुज रिवर है, ये आपकी यमुना रिवर है, ये लिंक हो नहीं है। ये लगभग 214 किलोमीटर का कैनाल बनना है इन दोनों को लिंक करके। यहाँ का भाखड़ा डैम है, एक टाइम पे सबसे बड़ा डैम हुआ करता था, अब तो खैर टिहरी डैम है, और इसके नीचे जाके नंगल डैम है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि भाखड़ा और नंगल डैम एक ही डैम है। एक्चुअली उसको ऐसे बोल देते हैं भाखड़ा नंगल डैम, लेकिन भाखड़ा डैम अलग है। आप कभी घूमने जाएंगे उससे थोड़ा नीचे आप और जाएंगे 10-15-20 किलोमीटर तो नंगल डैम आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हरियाणा विधानसभा ने हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन। उन्होंने बोला कि आप सतलुज यमुना लिंक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। अब प्रॉब्लम क्या है कि वाटर रिसोर्सेज, जो पानी की जो खनिज है
वो जो है स्टेट लिस्ट में, द वाटर रिसोर्सेज आर अंडर द स्टेट लिस्ट, बट इंटर स्टेट रिवर्स उस पर जो है पार्लियामेंट का जुरिसडिक्शन है वो यूनियन लिस्ट में है, तो ये लिस्ट भी कभी कभार प्रॉब्लम कर देती हैं। सतलुज रिवर के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ये ऑफकोर्स सतलुज इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी एंड अदर 4 आर झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास। यमुना देख लेते हैं। ये ट्रिब्यूटरी है गंगेस की, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, और बंदेरपुंज वहाँ पे ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अब नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड होती है बहुत बड़ी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम आपके लिए चित्र लाने की कोशिश भी करते हैं एडजस्ट करने की, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये IUCN लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना। और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। वट हैपन दैट दिस बर्ड यूज टू फ्लाई, और ये जो ऊपर से ट्रांसमिशन पावर लाइन जारी होती है, इसमें फंस के इनकी डेथ हो रही थी। अब ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये इसकी वजह से मर जाएंगी तो और दिक्कत होगी। तो ये बोला गया था कि आपको इन ट्रांसमिशन लाइन्स को अंडरग्राउंड करो। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट मांगी, भैया आपने किया तो किया क्या है, ठीक है, हमारा कंसर्न ये था। नाउ हैबिटेट इसका, आई टोल्ड यू दैट राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन स्मॉल पॉपुलेशन। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऑफकोर्स शेड्यूल 1 में है। इंपॉर्टेंट साइट्स में डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में पाई जाती है, नालिया गुजरात, बरोरा महाराष्ट्र एंड बेल्लारी कर्नाटका में ये पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द लिंगराज टेम्पल। द होम मिनिस्ट्री हैड सेड दैट द Odisha's plan for landmark Lingaraj temple is in conflict with ancient monuments and archaeological sites and remains act. Now Lingaraj temple, ये largest temple in Bhubaneswar. It was constructed by King Jajati Kesari in 10th century and was completed by King Lalatendu Keshari in 11th century. और ये बना किससे है? इट इज़ बिल्ड बाय रेड सैंडस्टोन, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें। जब भी आपको कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिखे, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब इट इज़ मेड इन दी उड़ीसा, इट रिलेट्स टू उड़ीसा। द टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, दैट इज गर्भगृह, सेक्टम सेक्टोरम जहाँ पे मूर्ति रखी होती है, यज्ञशाला, द हॉल फॉर प्रेयर्स। देखो यज्ञशाला से आप कभी कभार कन्फ्यूज हो सकते हो कि यज्ञशाला कहाँ पे है, मतलब यज्ञशाला हो सकता है यज्ञ करने के लिए हो, लेकिन यज्ञ शायद कुंड हो सकता है उसमें हो, लेकिन इट इज़ अ हॉल फॉर प्रेयर्स। देन भोगा मंडप, द हॉल ऑफ ऑफरिंग, एंड देन नाट्यशाला, ऑफकोर्स द हॉल ऑफ डांस। एक कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में छोटी सी देख लेते हैं। ये इसमें जो आर्किटेक्चर उसको डियोल्स के नाम से डाला जाता है। दियोल 3 टाइप के दियोल होते हैं। पहला होता है रेखा ड्यूल, ऐसे देखो ये वाली जो है ऐसे करके लंबा सा रहेगा, दिस इज नोन एज रेखा ड्यूल। ये इसके नीचे गर्भगृह रहता है। देन दिस इज पीढ़ा ड्यूल, छोटा रहेगा लेकिन 2 मंदिर रहेंगे ऐसे ऐसे, पीढ़ा ड्यूल। देन देर इज खाकरा ड्यूल, खाकरा ड्यूल ऐसा होता है, वॉल्ड शेप्ड होता है, दिस इज नोन एज खाकरा ड्यूल। और इसकी जो एक्सेस होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। नाउ जीरो कूपन बॉन्ड्स, देखो बॉन्ड्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक में कूपन लगा होता है, ठीक है, मान लिया 100 रुपये पे इशू किया, आपने 100 रुपये दिए और उसमें 1-1 रुपये के कूपन लगे हुए हैं कि आप अगले 12 महीने तक 1-1 रुपये लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। ये कूपन बॉन्ड्स। नाउ जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं कि वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं आपको। जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, उस पर लिखा 100 रुपये होगा लेकिन वो आपको 80 रुपये में मिलेंगे। तो वो क्या बोलेंगे, आप 1 साल बाद आना और अपने ये 100 रुपये ले जाना, तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इट इज़ गिवन एट अ डिस्काउंटेड रेट, ठीक है, एंड on maturity the original value of the bond is paid to the buyer. Now it is inversely related to the rise in interest rate. जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जीरो कूपन बॉन्ड्स का रेट घटेगा, ठीक है। नाउ इंडियन टेंट टर्टल देख लेते हैं। ये अपने भाई हैं, टेंट भाई ऐसे दिखते हैं कुछ, ठीक है। ये डॉक्टर अभिजीत दास जी हैं, उन्होंने फ़ोटो ली है, खैर उससे कोई वो नहीं है, लेकिन द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द पर्सन हु हैज़ टेकन इट, वी डोंट वांट टू स्टील एनी क्रेडिट। हैबिटेट इसका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में पाया जाता है। हर्बीवोरस है, मेनली हर्बीवोरस है, ऐसा नहीं कि
सिर्फ हर्बीवोरस है। प्रीफर्ड हैबिटेट इसके फ्रेश वाटर एंड स्वैम्स है। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, शेड्यूल 1 में ये एक्टिव स्विमर्स होते हैं। नाउ व्हाई वी टोल्ड इट यू, बिकॉज इट वाज इन न्यूज़। जो न्यूज़ में हमारा काम आपको बताना है। फिर एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई है 2022, इट इज़ गिवन बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। उन्होंने क्या बोला है कि अभी थोड़ी जो गीगावाट कैपेसिटी जो विंड कैपेसिटी जो इंस्टॉल हो रही है वो 2020 से अभी थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, 95 से 93 हुई है। ये हमारे इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये देखते हैं सबसे ज़्यादा विंड कैपेसिटी कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड है, मतलब कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कहाँ कहाँ बनती है। तो चाइना में 50.91%, USA में वर्ल्ड की 13.58 एंड ब्राज़ील में 4.06। इंडिया इसके बाद आता है। इंडिया रैंक्स 4th इन इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी विद 40.1 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर, ऑल्सो नोन एज SFDR। नाउ इट वॉज टेस्टेड एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा का जो कोस्ट है उससे थोड़ी दूर पे है, एक आइलैंड सा है चांदीपुर। तो इफ समबडी आस्क यू वेयर इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इट इज़ इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। नाउ SFDR इज बीइंग डेवलप्ड, मिसाइल प्रपोर्शनल टेक्नोलॉजी है कि मिसाइल को छोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी, मिसाइल नहीं है, मिसाइल को छोड़ने के लिए या मिसाइल टेक्नोलॉजी है एक, ठीक है, मिसाइल को चलाने की एक टेक्नोलॉजी है। इंडिया और रशिया ने जॉइंटली इसको बनाया है। इसमें जो है रैमजेट इंजन प्रिंसिपल होता है। अब रैमजेट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ रैमजेट क्या होता है। जो रैमजेट इंजन्स होते हैं उसमें रोटेटिंग कंप्रेशन नहीं होता है, ऐसे उसमें कंप्रेशन नहीं होता है, उसमें ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है, उसमें एयर बड़ी तेज़ी से अंदर, जब भाई अब सुपरसोनिक स्पीड्स पे चलते हैं ये, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं तो सुपरसोनिक सोचो कितनी तेज़ हवा आएगी, हवा आती है तो इसे यहाँ पे कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंबंशन चैम्बर होता है, ये इसको एयर को यूज़ करके, इट यूजेस एयर फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मोशन है व्हीकल का, इसको एयर को यूज़ करने के लिए ये कंबंशन में हेल्प करता है और ये पीछे इसका एग्जॉस्ट होता है। तो मतलब ऐसा होता है ये जुक करके ऐसे जा रहा है, ये इधर से एयर आ रही है, इधर कंबंशन चैम्बर है, उसमें फ्लेम होल्डर होता है, हाँ, फ्यूल इंजेक्शन दिया यहाँ पे, जलाया फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया और ये इधर से पीछे से धुआं निकल गया। नाउ दिस इज़, मतलब बहुत ही लेमन टर्म्स में दिस इज़ हाउ आर रैमजेट वर्क्स, ठीक है। तो SFDR बेस्ड प्रपोल्शन इनेबल्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट्स एट वेरी लॉन्ग रेंजेस एट सुपरसोनिक स्पीड, मतलब उधर जाकर उधर ही उसको गिरा देगा वो, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय RBI टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। SDF जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, या मार्केट, और वो कैसे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, और इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाता है, जब आप मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा है मार्केट में, मार्केट से आप लिक्विडिटी एब्सॉर्ब कर लेते हैं उसी। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, MSF जिसको बोलते हैं। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक्स के पास कि वो ओवरनाइट अपना पैसा ओवरनाइट RBI से पैसा ले सकते हैं। वो दे कैन टेक मनी फ्रॉम द RBI ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या है कि RBI उनका पैसा अपने पास जमा कर सकता है, और वो भी क्या, बिना सिक्योरिटी दिए। भाई वैसे क्या करेगा RBI, सिक्योरिटी छापेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक्स को दे देगा, बैंक्स अपना पैसा पार्क कर देंगे। लेकिन इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई भी कोलेटरल नहीं होता, कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधा बोलते हैं कि आप जो है अपना पैसा इधर लगाओ और मैं आपको मेरा 3.7% की रेट के हिसाब से मैं आपको पैसा वापस दूंगा। तो दिस इज़ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज़ विदाउट कोलेटरल, इट इज़ टू एब्जॉर्ब excess liquidity from the market and to control inflation. Then MSF, marginal standing facility, is a facility for the commercial bank that they can take a loan or money from on an overnight basis from the RBI. So that will be all for today.